नमस्कार, सोशल सितारे में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं देवी अहिल्या कैंसर केयर फाउंडेशन के चेयरमैन आशीष हाड़िया से। आशीष हाड़िया ने MBBS किया है और उसके बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से कैंसर का इलाज करते हैं। वैसे कैंसर का इलाज संभव नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि उनकी इस पद्धति से कैंसर पीड़ितों को राहत मिलती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, आपने MBBS किया, उसके बाद इलेक्ट्रो होम्यो पद्धति जो है आपकी, उसमें आप इलाज कर रहे हैं। आप चाहते अगर तो सर्जरी में जा सकते थे, अलग और ट्रीटमेंट कर सकते। जी बिल्कुल सर। इसकी शुरुआत या फिर मैं जो इन्फ्लुएंस हुआ अपने फादर को देख के, मेरे फादर 35 सालों से इसी का इलाज करते हुए आ रहे हैं और बचपन से ही मैंने उन्हें उन पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए, उन पेशेंट्स के लिए एक लास्ट होप बनते हुए देखा जो जगह जगह से रिजेक्टेड थे। और मेरे पिताजी उन्हीं का इलाज या उनका इलाज बहुत बेहतर तरीके से करते थे। ऐसे पेशेंट्स आते थे उनके पास, तो मेरा एक इंस्पिरेशन शुरुआत से वही रहे हैं। बेशक मैंने MBBS करा हुआ है कि मॉडर्न मेडिसिन साइंस से मुझे इस चीज़ का फ़ायदा उतना ही मिल रहा है जितना मुझे इलेक्ट्रोपैथिक पे अप्लाई करने पे मिलता है। मैं चाहूँ अपना करियर जो है मेडिसिन में बना सकता हूँ, सर्जरी में जो मैं थोड़ी बहुत करता भी हूँ यहाँ पर, लेकिन जो MBBS की जो नॉलेज है या जो मुझे पढ़ाया गया है, मैं बहुत बेहतर तरीके से उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे या अपने जो कैंसर पेशेंट्स हैं, रीनल के पेशेंट्स हैं, उन सब पेशेंट्स पे बहुत बेहतर तरीके से मैं इस चीज़ पे इलाज कर पा रहा हूँ। ये मेरी जो एक नॉलेज है मुझे यहाँ बहुत बहुत साथ दे रही है इस चीज़ को आगे फॉलोअप लेने के अंदर। अच्छा, आपने जब से होश संभाला था और पिताजी को देखा था, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो पद्धति है, इससे अब तक कितने लोगों का इलाज हो गया और क्या वाकई में कैंसर का इलाज संभव है आज के समय में? जी बिल्कुल। देखिए, कैंसर का इलाज, कैंसर की शुरुआती बात करूं तो जब से इंसान है तब से कैंसर है। हर एक सेल के अंदर कैंसर डेवलप हो सकता है और जब हम इसकी खोज करते हैं कि कैंसर किस वजह से होता है, तो बड़ी ही असमंजसता की स्थिति होती है कि यार इसमें बहुत से इन्वॉल्वमेंट, बहुत सी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एनवायरनमेंट का, जीन्स का, हमारे खान पीन का, हमारे रहन सहन का, तो बहुत सारी चीज़ों का होता है। अगर हम उसी चीज़ को करेक्ट करते हुए जाएं तो हम बेहतर तरीके से इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि कैंसर का इलाज नहीं है, बिल्कुल है कैंसर का इलाज। मादा है कि हम उस कैंसर से किस तरह से डील कर रहे हैं। कई बार हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सब कुछ ऑपरेशन सब करवा चुके होते, तो उन पे जो रिजल्ट है हमें उतना अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि आपकी नेचुरल, देखिए उसके संक्षेप में अगर मैं इलेक्ट्रोपैथी की बात करूं कि इलेक्ट्रोपैथी होता क्या है, इलेक्ट्रोपैथी एक एनर्जी बेस्ड साइंस है सर। ये बिल्कुल एनर्जी पे जो भी मेडिसिन होती हैं, हम प्लांट एनर्जी को हम लेते हैं और सिर्फ प्लांट एनर्जी को, और उसी से मेडिसिन बनाते हैं और ह्यूमन बॉडी के ऊपर हम उसका अप्लाई करते हैं। जिससे क्या होता है, इंसानियत शरीर जो रहता है उसको अपने आप को ठीक करना जानता है, उसको प्रोसेस मालूम है कि मुझे कैसे ठीक अपने आप को होना है। बहुत बार हमने खुद ने देखा है सेल्फ की पी लिया किसी पेशेंट को, हमको खुद को पी लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या सिर्फ एंटीबायोटिक लेते हैं ताकि इन्फेक्शन खत्म हो, लेकिन जो हीलिंग पावर है, न्यू सेल्स की ग्रोथ है, लिवर का ठीक होना है, ये सब हमारी अंदर की इंटरनल वाइटलिटी और इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी उसी तरह काम करती है। ये आपके अंदर की प्रोसेस को 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर किसी को छोटा सा ब्लीड हुआ है, कट हुआ है, और उसकी ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम हम बोलते हैं कि 3 मिनट 4 मिनट होता है, जितना ज़्यादा बड़ा कट लगेगा उतना ज़्यादा समय उसको कट होने को, मतलब उसको बंद होने में लगेगा। बॉडी को मालूम है कैसे उसको क्लॉट करना है। अब अगर इसको हमें ज़्यादा स्पीड में करना है तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन से बहुत जल्दी रिजल्ट ले सकते हैं। जो काम 5 मिनट 7 मिनट में हो रहा है वो कुछ सेकंड्स में होता है। बॉडी को पता है हील कैसे होना है। वी आर गिविंग एनर्जी जिससे वो 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बॉडी को हील करवा सकती है। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप खुद ही बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दवाइयों को किस प्रकार से बनाया जाता है और कैसे वो काम करती हैं? क्या इसका कोई पेटेंट वगैरह भी आपने तैयार करा है? देखिए, पेटेंट की बात से पहले अगर हम मेडिसिन की बात करें कि मेडिसिन, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन हम खुद कैसे बनाते हैं, तो जो मेरे फादर साहब हैं वही शुरुआत से लेकर अभी तक मेडिसिन बनाते हुए आए और कोहेबेशन मेथड होती है। ये मेथड से मेडिसिन के अंदर वो उसको इतना प्यूरिफाई कर दिया जाता है जिसमें से सारे अल्कोलॉइड, सारे केमिकल, सारे जो कि देखिए प्लांट्स जो हमारे यूनिवर्स में प्रकृति ने हमको दिए हैं, उसकी प्लांट्स की मेडिसिन आयुर्वेद भी बना रहा है, होम्योपैथ भी बना रहा है और यूनानी भी बना, सब वही बना रहे हैं। हम भी उसी प्लांट्स की एनर्जी बना रहे हैं, लेकिन प्रोसेस अलग है, खाना बनाने का तरीका अलग है, जिससे स्वाद आता है। तो इतने प्यूरिफाई कर दी जाती है मेडिसिन को जिससे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बचती है, और वो एनर्जी जब हम
हमारे अप्रोप्रिएट ऑर्गन पे, अप्रोप्रिएट बॉडी पे लगाई जाती तो उसका प्रोसेस बढ़ा देती। तो हम मेडिसिन हमारे वो जो एनर्जी है वो यहाँ पर हम इतने सक्षम हैं, या मेरे फादर साहब ने इतने, उनके एक्सपीरियंस है इतने सक्षम है कि वो 100% एनर्जी हमारी दवाइयों में रहती है, जिससे इतनी तेजी से और इतनी भयानक भयावह बीमारी पे बहुत अच्छा काम करती है दवाइयाँ। अच्छा, हमने देखा है कि अवेयरनेस कार्यक्रम जो है वो अक्सर वर्ल्ड कैंसर डे पर ही ज़्यादा होते हैं, उसी दिन अवेयर करते हैं हम। बाकी के जो 364 दिन हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं, वो एक ही दिन पर ध्यान देते हैं। लेकिन आप लगातार कैंप करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, 365 दिन आपके अलग अलग कैंप चलते हैं। कितना अवेयर रहना जरूरी है कैंसर से? जी बिल्कुल, देखिए सर, जब से हमने शुरुआत करी 2019 में, जब हमने कैंसर पे काम करना, मेरे फादर साहब ने काम करना शुरुआत किया, तो हमने देखा, ये पाया गया कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या बीमारी है, और क्योंकि और पता भी होने के बावजूद भी वो इतने खौफ ज़्यादा रहते हैं कि अगर परिवार में किसी को कैंसर हो गया है तो वो मतलब खुल के बात नहीं कर सकते, छुआछूत की बीमारी है, ये इतनी भ्रांतियां लोगों के अंदर है। तो जब हम नए नए पेशेंट से, अलग अलग प्रांतों से, देशों से जब हमारे पास पेशेंट है, और हम जब इंटरेक्शन हुआ तब देखा कि कितनी ज्यादा मिसलीडिंग है पेशेंट्स या परिवारों के बीच में, कि वो अपने इलाज ही नहीं कर पा रहे, इलाज के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। बहुत से पेशेंट है जो घर में बैठे हुए हैं, पता ही नहीं है, और एक्सपायर कर गया, उसके बाद पता चल रहा है कि यार इसको तो कैंसर था, लोगों को पता चला, तो इतने डरे हुए हैं। तब हमने ये ठाना कि अब लोगों को अवेयर करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम कैंसर पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान है देश दुनिया के अंदर जो काम कर रहे हैं, लेकिन अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि उनका जो इलाज है सही समय पर चालू हो सके और सही तरीके से इलाज चालू हो सके। साहब, क्या होता है कि जब पेशेंट डायग्नोज होता है तो मिसलीड पहले ही हो जाता है, बायोप्सी करा लेता है, इधर उधर चले जाता है, चीजें बढ़ जाती हैं, उसके बाद पेशेंट आता है। तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए हमने 2020 से ही, 19 के बाद जब चीजें 20 से ही हमने अलग अलग जगहों पर कैंप लगाना चालू कर दिया। हमारा लक्ष्य था कि शुरुआती दौर में हम साल भर में करीब 100 से 150 कैंप लगाएं। अभी हम मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर हम जाकर के कैंप लगा रहे हैं। अभी हमारा रिसेंट कैंप जो धार जिला है, इंदौर से करीब 50-60 किलोमीटर दूर है, वहां पर रीनल के पेशेंट्स हमको दिखा कि बहुत ज्यादा है, सीकेडी बहुत ज्यादा जोर से बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे पानी की कुछ समस्या वगैरह है। तो ये जो कैंप की स्थिति है, या फिर जो ये हमारा मोटो है, जो भी हमें लगता है कि हमको कैंप लगाना चाहिए, हम उस जगह पे जाकर के कैंप लगा रहे हैं, और लगाने के बाद उन पेशेंट्स को हम उतना ही ज्यादा उस तरीके से ही डील करते हैं। बिल्कुल, कि आपको एक तरीके से उन्हें समझाना भी है, उसके बाद कन्वर्ट, मतलब उन्हें बताना है कि इस चीज का इलाज संभव बिना डरे, और इलाज करवाएं, आप उस चीज के लिए बारे में आए, आप सामने आए, आप बताएं। और सबसे बड़ी चीज, जब पेशेंट बहुत बार ये सोचता भी है कि बहुत महंगा होगा, और होता भी है साहब। अगर आप रेगुलर उसमें जा रहे हैं तो आप सोचिए लाखों या करोड़ों में कभी कभी इसका इलाज का खर्च पहुंच जाता है। तो अब कैंसर तो ऐसी बीमारी है जो एक अमीर को भी होती जा रही है, अरबपति खरबपति इंसान को भी है, और एक बेचारे गरीब को भी है जो भीख मांग के शायद अपना जीवन यापन कर, उसको भी वो बीमारी हो रही है। तो खर्च सबसे बड़ी एक मोटिव हो जाता है, और उसी के अंतर्गत हम इलेक्ट्रोपैथी को भी ला सकते हैं। बड़ी न्यूनतम दरों से हम, या कोई और भी इलेक्ट्रोपैथी का कोई भी प्रैक्टिशनर बड़ी न्यूनतम दरों से इसका इलाज करता है, और रिजल्ट भी उसी तरह से ले रहा है। क्योंकि मैक्सिमम मैं बताऊं, हमारे पास 50% या 40-50% जो पेशेंट आ रहे हैं वो इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर्स के थ्रू ही आ रहे हैं। जो जिस तरीके से एक एमडी मेडिसिन इलाज करके अगर उसको पता चलता है कि किसी को पेशेंट है तो वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट को भेजता है, सेम वही हमारे पास। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो चेन बनती जा रही है इलेक्ट्रोपैथी के लिए बहुत बड़ी बात है। और देवी अहिल्या कैंसर केयर फाउंडेशन इसमें बहुत ज्यादा अहमियत भरा एक तरीके का अहमियत भरा रोल निभा रहा है। सॉरी, तो इसके लिए चीजें और करने की शायद और जरूरत है, और उनको मोटिवेट करने की बहुत जरूरत है कि हाँ, आप इलाज किसी भी पद्धति, हमारी पद्धति से बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, जब भी कैंसर किसी को होता है तो वो डरता है बताने में कि परिवार में नहीं बता पाता है वो। अगर समय रहते कैंसर का पता चलता है, फर्स्ट स्टेज में है, तो कैसे उसको ये पहले तो कैसे पता करेगा कि उसको वाकई में कैंसर है या नहीं है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। किस तरीके से वो पता करे कि उसे कैंसर है? देखिए, जब वो कैंसर डिपेंड करता है कि कहाँ पर हुआ है। कई बार शरीर के अगर हिस्सों पर है तो वो नोट के रूप में आ जाता है। बिल्कुल, है ना। अब वो नोट तो हमें शुरुआत में ही दिख गया है कि हाँ, ऊपर की नोट है। माउथ, बहुत से पेशेंट हैं जो माउथ कैंसर के साथ में आ रहे हैं, या बोन कैंसर का पेशेंट, उसमें भी नोट्स दिख जाती है। अब जिनके अंदर नोट नहीं है तो कभी ना कभी पेशेंट की
हमने ये देखा गया है, ये रेगुलरिटी में जब पेशेंट का फीडबैक लेते हैं, जब हम हिस्ट्री लेते हैं, हम देखा गया कि कुछ एक ऐसी बीमारी होती है जो बहुत समय तक उसका पीछा करते हुए आ रही है। अगर हम GIT कैंसर की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर की बात करें, जिसमें आपका पेट आ जाता है, आते आ जाती है, रेक्टम आ जाता है, मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है कॉन्स्टिपेशन। हमने कॉन्स्टिपेशन के साथ में पेशेंट मतलब 10 साल तक हो रहा है, हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, हम गोली खा रहे हैं, हम छोड़ दे रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं, हम बहुत ज्यादा मतलब बार बार पीलिया हो रहा है, हम बस ट्रीट करते हैं, छोड़ देते हैं, अगर हम उसकी जड़ पे काम नहीं करते हैं। आजकल तो पेशेंट इजीली मेडिकल से दवाइयां खरीद कर सबसे हम इसमें हमारा जो तरीका था ट्रीट करने का रीनल कैंसर का, जरूर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी, देखते हुए कि जो पेशेंट किडनी के साथ में आ रहे हैं वो इतनी ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, पानी कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, इधर उधर की दवाई गोली खा रहे हैं, तो ये उस चीज को डैमेज करेगा ही करेगा। तो सिम्टम आपको पहले से पता है, आपके 110% आपको मालूम है कि मेरे पास मुझे ये चीज है, पर हम उसका जड़ से इलाज नहीं कर रहे हैं। आप उसी वक्त अगर उसका जड़ से इलाज कर दें तो आगे चल के आपके ये कैंसर में डेवलप होना ही बंद हो जाएगा। आप बहुत टाइम से सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, आपको खांसी है, आपको बार बार चीजें हो रही हैं, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं, तो जबकि बॉक्स पर सरकार लिखा हुआ है शराब की बोतल पे लिखा, बावजूद उसके सेवन अगर हम छोड़ते नहीं, तो कैंसर का जो कारण है वो हम खुद हैं। मैं एक तरीके से मानता हूँ कैंसर कारण हम खुद हैं। अगर हम समय रहते उस चीज पे लगाम लगा लें, उसको ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम जरा छोटी छोटी सी चीजें हमारी जिंदगी में है उसको चेंज कर लें तो हम आसानी से इस चीज से निकल सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपका फूड इंटेक चेंज करना है, ज्यादा पानी पीना है, फाइबर्स खाना है, फल फ्रूट खाना है, आपको हल्दी का उपयोग अपने डाइट में ज्यादा करना है। बस ये थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे, नमक कम कर दिया, मसाले कम कर दिए, आपका कॉन्स्टिपेशन। डॉक्टर साहब, एक नया चलन आजकल चला है बर्गर पिज्जा जी, तो शरीर के लिए अगर देखा जाए तो कितना हानिकारक होता है, क्योंकि कैंसर के तो कई चीज़ों से कैंसर हो सकता है, लेकिन अगर खान पान का ध्यान शरीर पर रखा जाए तो और भी बीमारियों से बचा जा सकता है। और क्या सर, देखिए आज के जो फास्ट फूड की जो एक वो चल रहा है, वो सबसे कल्चर जो चल रहा है वो 99.9% क्या बोलूं 100% हमारी बॉडी के लिए खराब है। हम शुगर इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, हम मैदा खा रहे हैं, हम तला हुआ फूड खा रहे हैं, तो ये हर एक ऑर्गन के लिए डैमेजेबल है। आपका लिवर डैमेज हो रहा है, आपका किडनी डैमेज हो रही है, आपके लंग्स डैमेज हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से ही डैमेज हो रहे हैं। और अगर जहाँ डैमेजिंग होना चालू होगी, देखिए सेल मरेगा, सेल फिर पैदा होगा, नया सेल फिर पैदा होगा, पुराना सेल मरेगा। लेकिन जब हमारी डैमेजिंग ही प्रोसेस चालू हो गई, हमें पोषण ही नहीं मिल रहा है हमारे ऑर्गन्स को, तो वो नए सेल्स कैसे बनाएगा? नए सेल्स नहीं बनेंगे, अच्छे सेल्स नहीं बनेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा घाव हमारे शरीर पे होगा जो नासूर बनेगा, नासूर इन द फॉर्म ऑफ कैंसर इन द नेम ऑफ CKD, chronic kidney diseases। तो ये बहुत खतरनाक चीजें हमारी डेवलपमेंट होती जा रही है। बहुत से आजकल के बच्चे हैं जो मेनली आप देखेंगे, अगर आप किसी MD मेडिसिन है उसके पास जाएंगे तो वो आपको सबसे ज्यादा केसेस किसके बारे में बताएंगे? सबसे ज्यादा केसेस बताएगा बच्चों में लिवर को लेकर। बिल्कुल, हर तीसरा बच्चा जो है वो लिवर के कारण परेशान है, उसको पीलिया होते जा रहा है, उसका SGPT काउंट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। क्यों? खाने में क्या खाता है वो? माँ बाप भी ला करके सिर्फ बाहर से एक 5 रुपए की पाउच लेके आया जिसके अंदर क्रॉक्स निकले या कुरकुरे निकले। ये क्या कर रहा है? आपके ऑर्गन को या आपके लिवर को डैमेज कर रहा है, और बच्चे उसी से ग्रस्त हैं। आगे कोई बड़ी बात नहीं, आगे चल के वो और ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगे और ये बीमारी आपके सामने किसी भी रूप में आ सकती है। अच्छा, अगर बात की जाए चैरिटी की, आप जो ट्रस्ट चला रहे हैं देवी अहिल्या केयर फाउंडेशन, इसके माध्यम से मरीजों को कैसे सहायता करते हैं? क्योंकि मरीज आपके पास इलाज कराने आता है और इलाज का खर्च लाखों में होता है, ये सभी लोग जानते हैं, तो उसको कैसे आप कन्वे करते हैं कि कई लोगों के पास में पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता है? सर, जब से हमने कैंसर और किडनी के क्षेत्र में हमने काम करना शुरुआत करी, तब बहुत से पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो जब डॉक्टर रिजेक्ट कर देते हैं, बड़े बड़े संस्थान, एम्स हुआ, आपका ऋषिकेश का एम्स हुआ, दिल्ली का एम्स हुआ, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हुआ, मुंबई का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल, या बिहार में आप जो सबसे बड़ा महावीर संस्थान है, वहां से सबसे बड़ा संस्थान है, वहां से जब रिजेक्टेड केस हमारे पास आते हैं, तो जब आम खाकर गुठली फेंक दी जाती है, उस प्रकार से पेशेंट हमारे पास आए। बिल्कुल कुछ नहीं है उसके, बस आप मेंटली वो डिस्ट्रॉयड है, वो फिजिकली डिस्ट्रॉयड है, आर्थिक स्थिति सब कुछ खराब है। जब मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास आना चालू हुए, तब हमने प्रयास करना चालू करे। सरकार की भी थोड़ी बहुत मदद, अच्छी मदद हमें मिली, जिसमें मुख्यमंत्री अनुदान योजना के तहत हमें भी फंडिंग मिलती थी, लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं होती थी।
मैं 80% ऑफ पेशेंट हमारे पास ऐसा उस समय से आना चालू हो गया। तब हमने ये प्रण लिया कि नहीं, इसके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। जब हम सरकार के द्वारा बार बार उन्हें प्रयास के बाद हम जब हार मानी, तो हमने खुद का एक संस्थान शुरुआत करी, एक एनजीओ टाइप हम उस पर काम करते हैं, जिसके अंतर्गत जो भी इसमें चैरिटी होती है या जो भी इसके अंतर्गत आता है, जिसका एक बहुत बड़ा चैरिटी का जो एक स्पॉन्सर है हमारा देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल ही है जो इसमें चैरिटी करता है, और उसी से बचे कुछ जो बनता है उससे हम फिर ऐसे पेशेंट्स का इलाज हम उसमें करते हैं कम से कम दरों के अंदर। मतलब पहले तो आप अगर आप उसके पेशेंट पे काम करें, कुछ खर्च तो आपको भी महसूस होगा कि लगेगा। दवाई अगर आप बना रहे हैं, आप स्टाफ हैं, आप पूरा एक संस्थान चला रहे हैं, तो उसके लिए बनता है वो चीज, मेंटेनेंस। बिल्कुल, तो उसके अंदर से हम वो चीज लेते हैं। तो देवी अहिल्या कैंसर केयर फाउंडेशन का हमने उद्घाटन इस वजह से किया था क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है उन पेशेंट्स के लिए जो सब दूर से खत्म हो चुके हैं, और हम ही तो एक लास्ट होप है, मुझे ऐसा लगता है। विदाउट जो हर पेशेंट जो कीमो और ये सब कुछ ले चुका है, उसके पास कुछ बचता नहीं है सब हाथ में। तो जब आपको एक रोशनी तिनका भी लगता है सहारा, तो उसके पास जाता है। और जब हमारे पास आए और हम उस चीज के लिए मना कर दें, तो ये गवारा नहीं है। एक डॉक्टर का फर्ज ही यही है कि आप अपने पेशेंट को हर एक स्टेप तक, हर एक स्टेज तक, हम स्टेज नहीं मानते, पहली बात, फर्स्ट हो या फोर्थ हो, हम इलाज करते हैं ऐसे। हम हर पेशेंट हमारे पास आता है, डॉक्टर ने बोल दिया 4th स्टेज का पेशेंट, अब क्या हो सकते हैं, नहीं, हम बोलते स्टेज कुछ मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि आपके अंदर लड़ने का हौसला है कि नहीं। बिल्कुल। और हम खड़े हैं आपके साथ, आप लड़िए तो सही, हम आपको हथियार दे रहे हैं, हम आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, आप लड़ना चालू करिए। तो उस तरह जो एक बहुत बड़ी कमी थी, वो शायद देवी अहिल्या कैंसर फाउंडेशन हमारे लिए एक बढ़कर आ रहा है, और धीरे धीरे ये थोड़ा प्रचार में भी हो रहा है कि हाँ, अब हम उसमें और बेहतर तरीके से काम करें। अगर मैं बात करूं देवी अहिल्या कैंसर केयर फाउंडेशन की, तो अब तक कितने कैंसर मरीजों का आप इलाज कर चुके जो कैंसर पीड़ित रहे हैं? संख्या लगभग कितनी होगी इनकी जो स्वस्थ होकर गए? क्योंकि हर मरीज जो आप तक पहुंच रहा है वो पूरा इलाज करवा कर आ रहा है, कीमो से गुजर कर आ रहा है, आर्थिक स्थितियां खराब हो रही वहां से गुजर रहा है। देखिए सर, अभी तक अगर मैं बात करूं 2019 से 2023 तक, 2019 में दिसंबर में हमने चालू किया था और आज 2023 का हम मध्य में पहुंच चुके हैं। तो अभी तक जो लगभग हमने 6,500 से 7,000 पेशेंट्स इसमें से ट्रीट करे हैं। ओपीडी की संख्या 15,000 के आसपास है। मैं इसमें मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि हाँ, मेरे पास रिजल्ट जो है वो 90% है। मतलब अगर मेरे पास पेशेंट आ रहा है तो उन्हें फर्क 110% पड़े। बिल्कुल, मतलब ऐसा पेशेंट बहुत कम, 10% में बोलूंगा, बिल्कुल मैं बोलूंगा 10%, इसमें कोई हर्ज नहीं है बोलने के लिए, नाकामी गिनाना चाहिए। 10% ऐसे पेशेंट हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसी स्थिति में है, लेकिन 90% मेंटेलिटी भी कई बार अभी फॉलोअप में है, या तो पूर्ण तरह से ठीक हो चुके हैं या ठीक होने की कार पर हैं, बिना किसी एडिशनल ट्रीटमेंट के, मतलब ना कीमो, ना रेडिएशन के, ना ऑपरेशन के। हम ऐसी दवाइयां का उपयोग करते हैं जिससे वो डिजोल्व, आपके अंदर शक्ति देना है बस, और आपकी बॉडी को सब मालूम है कैसे ठीक करना है, बस वो चीज़ करें। तो 90% पेशेंट बिल्कुल फायदे में है हर साल, और 10% बिल्कुल उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अगर डॉक्टर साहब कीमोथेरेपी की बात की जाए, कितना पेन उसमें होता होगा पेशेंट को, और जो आप जिस पद्धति से इलाज करते हैं, क्या वो पेनलेस पद्धति है, उसमें उसका पेन कम होता है? क्योंकि यहाँ तो कीमो में कहा जाता है कि उसका पेन बढ़ता है, दर्द, असहाय दर्द होता है, और जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके अंदर दर्द कम होता है। देखिए सर, जब हम कीमो की या रेडिएशन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं पैलेटिव केयर की। बिल्कुल। क्यूरेटिव केयर इज ओनली ऑपरेशन। जी। हम क्यूरेटिव की बात, पैलेटिव की बात करें तो कीमो और रेडिएशन की बात करते हैं। और रेडिएशन क्या है या कीमो क्या है? इट्स अ प्रोसेस जिसमें सेल्स को जलाया या फ्रीज करा जा रहा है जी, एक तरीके से, जिससे थोड़ा समय हमें और मिल जाए। तो जब ऐसे पेशेंट जो पहले ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पहले ही उसकी बॉडी में इतनी शक्ति नहीं है, शक्ति कैसे होगी? जब सेल्स हमारे बॉडी में अच्छे सेल्स होंगे तो हम फ्रेश महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। जहाँ डल सेल्स आ गए हम ऐसे ही सुस्त महसूस करेंगे। तो कीमोथेरेपी जब हमारी बॉडी में जाती है तो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जब सेल्स ही जल रहे हैं तो एडवर्स इफेक्ट शो करेंगे। वॉमिटिंग, मतलब खा नहीं सकते आप, बिल्कुल, कुछ ले रहे हैं उल्टी हो रही, अंदर से गर्मी लग रही है पेशेंट को, बेतहाशा गर्मी है, एसी के बगैर रह नहीं सकता वो, क्योंकि अंदर इतनी गर्मी क्यों है? क्योंकि सेल्स खत्म हो गए, वहाँ डेबरी पड़ी हुई है, मतलब एक तरीके से मरे हुए सेल्स पड़े हुए हैं, तो गर्मी पैदा कर रहे हैं। वॉमिटिंग बहुत ज्यादा चालू है, गर्मी, फीवरिंग ज्यादा चालू है, ब्लड सेल्स बन नहीं रहे, प्लेटलेट डाउन हो चुके हैं। अगर गलती से अगर एक पेशेंट को प्लेटलेट डाउन हुआ, कट लग गया तो ब्लीडिंग से मर जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा, क्योंकि ब्लड की कमी इतनी ज्यादा हो रही है, 5 ग्राम 4 ग्राम खून हो गया, अल्टीमेटली ब्लड होते जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस जब हो जाता है,
अब उसी तरह अगर हम पैलिएटिव केयर हमारी बात करें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, डे फर्स्ट से हमारा एक मोटिव रहता है कि पेशेंट को दर्द से या उनकी तकलीफों से हमको आराम देना। एनी हाउ ये ट्रीटमेंट ऐसा नहीं कि आज आप एक साइकिल लो, एक हफ्ते बाद अपन देखेंगे क्या क्या प्रोसेस है, साइकिल खत्म होने के बाद हमारा ठीक होकर नहीं। आपका डे फर्स्ट से ट्रीटमेंट शुरू हो गया, डे फर्स्ट से आपको एनर्जाइज महसूस हो रहे हैं, आपके नए सेल्स जो हैं वो बनना शुरुआत हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस, मतलब अगर मैं एक डिवाइड करूं एक कीमो को और इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के पैलिएटिव केयर को, तो ये केयर इतनी अच्छे से होती जा रही है कि आपको कभी भी डाउनफॉल नहीं जा रहे हो, आप हमेशा अपवर्ड ही उठ रहे हो। ये कॉम्प्लिकेशंस आपके खत्म ही होते जा रहे हैं। जितना आप कीमो से परेशान नहीं होंगे उतना फायदा आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयों से बेहतर तरीके से होगा। और ये आपके सामने की चीजें है, क्योंकि 7 दिन हमारा जो मोटिव होता है, 7 डेज में मेडिसिन या पेशेंट के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो 7 दिन के भीतर ही हमें पेशेंट को खुद को उसको समझ पाता है। हमारे जितने भी फीडबैक होते हैं यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो सब 7 दिन के अंदर ही हमको जो रिजल्ट मिले हैं वो मिले। और सर ये जितने भी फीडबैक है हमारे 98% पेशेंट्स के हैं। बिल्कुल 1 या 2% पेशेंट होंगे जो हम नहीं ले पाते हैं या फिर जो जिस पर रिजल्ट नहीं, लेकिन 98% पेशेंट के जो फीडबैक है वो हमको 7 दिन के भीतर मिला। तो एक पैलिएटिव तौर पे बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। और अगर हम इस पे और रिसर्च करें, सहारा मिले, सरकार का सहारा मिले, सब चीजों मिले, तो इस पे हम श्योर की तरफ बहुत बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं और कैंसर की जंग भी जीती जा सकती है। बिल्कुल जीती जा सकती है। तो ये थे हमारे साथ में देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष हाड़िया, जिन्होंने एक नया फाउंडेशन तैयार किया है, देवी अहिल्या कैंसर केयर फाउंडेशन। उस फाउंडेशन के माध्यम से कई लोगों की मदद भी की जाती है और मदद अब लगातार करते आ रहे हैं, क्योंकि कैंसर से जूझने के साथ साथ कैंसर से अवेयर रहना भी जरूरी है। कई लोग कैंसर से अंदर ही अंदर जूझते हैं लेकिन अवेयर नहीं रहते हैं, लेकिन कैंसर से अवेयर रहना और उसका इलाज कराना जरूरी है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24।